हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज द हर्ट किलर के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में फेडल और बेजोन को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को खींच रहे होते हैं। तभी बेजोन कहता है कि ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। तभी फेडल बेजोन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब हमने भी इससे भी ज्यादा भारी भारी चीजों को, लोगों को, बाकी की चीजों को ठिकाने लगाया है, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है। तो बेजोन कहता है कि तुम मुझे दोस्त मत दो फेडल, मैं हमेशा अपना काम बहुत ज्यादा सफाई से करता हूँ। तो फेडल कहता है कि अच्छा सफाई से, जरा देखो तुम हमारे ग्लव्स लाना भूल गए। तो बेजोन कहता है फेडल अब तो ये हो ही चुका है, तुम चीज़ों को मिक्स क्यों कर रहे हो, तुम उसको एक चांस क्यों नहीं देते। वो बस एक नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट है और उससे हमको कोई भी खतरा नहीं है। उसके दोनों पेरेंट्स यानी कि मॉम और डैड दोनों मर चुके हैं और वो अपने छोटे भाई के साथ रहता है, भला उसमें शक करने जैसा क्या है। तो यहाँ पे फेडल उससे कहता है कि उसने तुम्हें बस वही दिखाया है जो तुम्हें दिखाना चाहता था, जैसे कि वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता कि तुम रियलिटी में क्या हो। तो यहाँ पे बेजोन उससे कहता है कि क्या होगा अगर मैं उसे रियलिटी में ये बताना चाहूँ कि मैं क्या हूँ। तो फेडल उससे कहता है कि तो मैं ये कम्प्लीटली श्योर कर दूंगा कि वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तुम तो ये अच्छे से जानते हो ना कि हमारी मॉम नहीं चाहती है कि हम लोग किसी से भी इन्वॉल्व हों। तो पिजन उससे कहता है कि तो क्या हम हमेशा ही ऐसे जिएंगे, किसी के साथ भी कोई भी सोशल लाइफ नहीं। तो फिर फेडल उससे कहता है कि तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हें किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो पिजन कहता है कि कितनी बुरी बात है ना कि मेरे सीने में एक एक्चुअल धड़कता हुआ दिल है, तुम्हारी सीने की तरह नहीं जिसमें एक पत्थर का दिल है। तो फेडल से कहता है कि बहुत बातें हो गई, अब चलो काम पे लगो। नेक्स्ट सीनों में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि चिकन शॉप पे चिकन खरीद रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसी सेम मार्केट में फेडल भी टहलता हुआ आ रहा होता है। फेडल को देखते ही यहाँ पे स्टाइल फिर से उसे बहुत ज्यादा घूर घूर के दूर से देखे जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल से एक अंकल होते हैं जो कि ट्रॉली को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं और उससे रास्ता मांगते हैं। तभी स्टाइल उन अंकल को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि क्या ये ट्रॉली मुझे मिल जाएगी। तो अंकल उससे कहता है कि तुम्हें ट्रॉली क्यों चाहिए। तो यहाँ पे फेडल उन अंकल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मैं आपके प्रोडक्ट्स बेचने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फेडल को दिखाया जाता है जो कि चिकन खरीद रहा होता है। तभी पीछे से स्टाइल वो ट्रॉली घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है, कहता है कि प्लीज रास्ता दो रास्ता दो। और तभी वो सारी की सारी ट्रॉली जो होता है वो फेडल के ऊपर उड़ेल देता है। फेडल को लगता है कि उसकी गलती है तो वो बिना स्टाइल को देखे उसको सॉरी बोल रहा होता है और जैसे वो स्टाइल को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी स्टाइल उससे गुस्से में कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आ गए, जरा देखो तो तुमने क्या किया, तुमने मेरा सारा का सारा प्रोडक्ट खराब कर दिया है। तो फेडल उससे कहता है कि ओह तो क्या तुम इस मार्केट में ठेला ढकेलने का भी काम करते हो। तो स्टाइल उससे कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें इससे भी कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं ठेला नहीं ढकेल सकता। तभी फेडल उससे कहता है कि हे मैंने तुमको अभी तक कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो स्टाइल उससे कहता है कि अच्छा तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुमने बेइज्जती कर रहे थे, देखो तुम कितनी ज्यादा बेकार इंसान हो, तुमने मेरा सामान उठाने में मेरी मदद भी नहीं की। तो फेडल उससे कहता है कि तुम कब से मेरे कानों का भाजी पाव बनाने पे तुले हुए हो, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और दूसरी बात, मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैं अपने रास्ते जा रहा था जब तुम मुझसे टकराए और तुमने ये सारा सामान मुझ पे गिराया। अगर तुम्हें ठेला चलाना नहीं आता तो मत चलाओ, दूसरों के लिए कम से कम प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। तो स्टाइल उससे कहता है कि अच्छा आप भला मुझे बताओ कि आज मैं ये सारे सामान कैसे बेचूंगा, तुमने तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो सुनकर फेडल शॉक होता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो स्टाइल उससे कहता है तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं एक एक बात कितनी मेहनत से कमाता हूँ और मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से टकरा गया। और तभी यहाँ पर स्टाइल जो होता है आसपास के सभी लोगों को बुलाने लगता है, भीड़ इकट्ठा करने लगता है और सबको कहता है कि ये देखो इसने मेरे साथ क्या क्या, मेरा सारा सामान खराब कर दिया और अबला नारी बनने की कोशिश कर रहा होता है। फेडल फालतू के ड्रामे से परेशान हो जाता है तो कहता है कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टाइल नहीं रुकता, वो बार बार भीड़ को बुला रहा होता है, कह रहा था कि देखो उसने मेरे साथ क्या किया, प्लीज देखो कितना बेकार इंसान है। तभी फेडल बहुत ज्यादा परेशान होता है और चिल्ला के कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम चाहते हो ना कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, ठीक है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इतना बोलने के बाद फेडल जो होता है उसको पैसे देता है। वो पैसे देखने के बाद स्टाइल फिर ड्रामा करता है और कहता है कि ओह तो तुम मेरे बारे में इतना सोच सकते हो, इतना कम। तो फेडल उससे कहता है कि देखो लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो यहाँ पर जो फेडल जो स्टाइल होता है वो पैसे ले लेता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए फेडल से कहता है तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था और अब मेरी बारी है, हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो यहाँ पे फेडल उससे कहता है कि तुम्हारा सारा सामान तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी गंदगी के साथ अपना ये सारा सामान बेच पाओगे, रुको मैं इसे साफ कर देता हूँ। फेडल को ऐसा करता हुआ देखकर स्टाइल बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, उसको लगता है कि वो जीत गया है। तो फेडल जो होता है अपने बगल वाले अंकल से पानी की पाइप मांगता है और उससे पहले उसके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा धुलता है और उसके बाद वो सारा का सारा पानी वो स्टाइल के ऊपर ऐसे मारने लगता है, यानी कि जो स्टाइल होता है उसको पूरी तरीके से भिगो देता है। तो स्टाइल उसे कहता है कि तुमको तो सब्जियां धुलनी थी, तुम मुझे क्यों धुल रहे हो। लेकिन यहाँ पे फेडल नहीं रुकता और उसको पूरी तरीके से भिगो देता है और उससे कहता है कि मेरा काम हो गया। और इतना बोलकर बहुत ज़्यादा स्टाइल से फेडल वहाँ से चला जाता है और स्टाइल एक बेकी बिल्ली की जैसे बस उसे देखकर गुस्से से घूरता ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें बाइजोन को दिखाया जाता है जो कि
कैंट के ख्यालों में खोया हुआ होता है। उसको याद करते हुए वो अपने पैरों पे एक पेंसिल से टैटू बनाता है और फिर उस टैटू को अपने लैपटॉप पे एक बेहतरीन डिज़ाइन देता है और फिर उसको प्रिंट निकालता है। नेक्स्ट सीन में बेजोन को कैंट के पार्लर में दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंट वो टैटू देखकर उससे कहता है कि क्या ये तुम्हारी कैट है। बेजोन उससे कहता है नहीं, मेरे पास कोई कैट नहीं है, बस मेरे दिमाग में रैंडमली आ गया। तो कैंट उससे कहता है कि कितनी अजीब बात है, तुम्हारे पास कैट नहीं है लेकिन फिर भी तुम कैट टैटू अपने बॉडी पर चाहते हो। तो यहाँ पे बेजोन जो होता है बिल्लियों की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताने लगता है कि बिल्लियाँ ऐसी होती हैं, वैसी होती है, फलाना होती है, ढिमकाना होती है। तो यहाँ पे जो कैंट होता है उससे कहता है कि तुम्हारा टैटू बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है, मुझे डर है कि मुझे इसे बनाने में काफ़ी समय लगेगा। वैसे तुम्हें नीडल से डर तो नहीं लगता है ना? तो बेजोन उससे कहता है कि पेन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करता है। तो यहाँ पर जो कैंट होता है बहुत रोमांटिक वे में उससे पूछता है कि कस्टमर तुम्हें टैटू कहाँ पर बनवाना चाहोगे? तो बेजोन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पर बनवाऊँ। तो कैंट उससे कहता है ठीक है, पहले मैं इसको प्रिंट आउट निकालता हूँ, उसके बाद फिर इसको कट करके देखता हूँ कि कहाँ पर फिट आता है। तो यहाँ पे कैंट उसका प्रिंट आउट निकालता है, उसे कट करता है और बेजोन की बॉडी पे हर एक पार्ट पे से चेक कर रहा होता है कि कहाँ पे बढ़िया लगेगा। तब बेजोन उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे अपनी थाइस पे बनवाना चाहिए और इस तरीके से जब मैं शॉर्ट्स पहनूंगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब एक कूल लुक देगा। इतना बोलने के बाद बेजोन जो अपनी पैंट उतारने लगता है। तो कैंट उसे कहता है ठीक है चलो हम ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ पर कैंट जो होता है उसकी थाइस पे टैटू को रखता है और उसे पूछने लगता है कि यहाँ पे बनवाना चाहोगे? तो जो बेजोन होता है उसे कहता है कि थोड़ा और ऊपर, और इस तरीके से इन दोनों का यहाँ पे ऐसा चल रहा होता है ऊपर नीचे टैटूज़ का। तो कैंट उससे कहता है कि अगर इससे और ज़्यादा ऊपर टैटू बनाने की कोशिश करोगे तो उस पर इनका कोई असर नहीं होगा। ऐसा बोलकर उसे बहुत ज़्यादा टच करने लगता है। तो बेजोन उससे कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो कैंट उससे कहता है कि मिस्टर कस्टमर, अगर मैंने यहाँ पर कुछ स्टार्ट कर दिया तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना। तो बेजोन उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना अपने क्लाइंट को गलत तरीके से टच करना इलीगल है। तो कैंट उससे कहता है कि जब तुम मुझे बार बार सेड्यूस कर रहे हो तो मैं भला खुद को कैसे रोक सकता हूँ? तो ये पे बेजोन जो होता है वो कैंट को रोकता है और उससे कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बाद में तुम्हें सोच कर बताऊंगा कि मुझे टैटू कहाँ पर बनवाना है। और ऐसा बोलकर अपने कपड़े पहन लेता है। तो कैंट उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें टैटू किसी ऐसी जगह पे बनवाना चाहिए जहाँ पर कोई तुम्हारा स्पेशल ही इसे देख सके। तो बेजोन उससे कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये टैटू कोई देख ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। तो कैंट उससे कहता है ठीक है फिर तुम मुझे बता देना कि तुम्हें ये कहाँ पे बनवाना है, मैं ये कहीं पर भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद बेजोन स्माइल करता है, तुम क्या करने की बात कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ। तो यहाँ पे कैंट उससे कहता है कि मैं टैटू बनाने की बात कर रहा हूँ और उसके बहुत से करीब जाके उससे कहता है तुम्हारी बॉडी पर मैं कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा सफाई और सलीके से टैटू बना सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा लबी डबी होता देखकर बेजोन उससे थोड़ा दूर जाता है और कैंट से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे भाई की रेस्टोरेंट में मदद भी करनी है। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार से बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि कैंट से कहता है कि नहीं मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो कैंट उससे कहता है कि नहीं तुम अभी गिव अप नहीं कर सकते, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तो स्टाइल से कहता है कि नामुमकिन है, उस पागल कुत्ते को अपना बनाना इम्पॉसिबल है। और क्या तुम्हें पता है लिटरली उसने मुझे घसीटते हुए अपने जॉइंट से बाहर फेंक दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार कुत्ता है और इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो। तो यहाँ पे जो कैंट होता है उसे कहता है देखो तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे डैड की कार के लिए कुछ भी करोगे। तो स्टाइल उसे कहता है ठीक है फिर उस पागल कुत्ते को पटाने में मेरी मदद करो, तुम मुझसे हाईवे पर मिलो और मुझे ये बताओ कि वो पागल कुत्ता अपने पूरे दिन में क्या करता है, शायद मुझे उसके करीब जाने का कोई रास्ता मिल जाए। तो कैंट उसे कहता है कि भला मुझे कैसे पता होगा कि वो पूरे दिन में क्या करता है? तो स्टाइल उसे कहता है कि ये मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जाओ और अपने उस लवर से पूछो, वो दोनों भाई है ना, तुम मेरी मदद करो नहीं तो तुम कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं पा पाओगे। स्टाइल की ये बात सुनने के बाद कैंट बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में बर्गर जॉइन के दिखाया जाता है जहाँ पे बेजोन एक बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर फेडल आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्ली के साथ खेल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम इसे नहीं पाल सकते। तो फिर बेजोन कहता है कि मैं इसे पालने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जरा इसकी तरफ देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना। तो फेडल उससे कहता है कि अगर तुम पूरे दिन इसके साथ इसी तरीके से खेलते रहोगे तो जब हमें यहाँ से जाना होगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो बेजोन उससे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, मैंने तुमसे पहले कहा था फेडल मुझे अब ब्रेक चाहिए। यहाँ पे फेडल कहता है ठीक है मैं मदर से इसके लिए बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अंदर चलो और मेरी मदद करो क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उनको मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में बेजोन को दिखाया जाता है जो कि कस्टमर से ऑर्डर ले रहा होता है। तभी साइड में कुछ अजीब से कपड़े पहनकर वहाँ पर कैंट आता है जो कि वहाँ पर आने के बाद बैठ जाता है। तो बेजोन जो होता है उसका ऑर्डर लेने के बाद कैंट के पास जाता है, उससे उसका ऑर्डर पूछता है। तब पे कैंट जो होता है उसको एक चिट देता है। बेजोन शॉक होता है लेकिन जब वो चिट खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझसे बाथरूम में मिलो। ये देखने के बाद बेजोन और ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब पे जो कैंट होता है अपनी चश्मा और टोपी उतारता है और उसको बताता है कि देखो ये मैं हूँ। कैंट को अचानक से वहाँ पर देखकर बेजोन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो चारों तरफ मुंडी घुमाकर फेडल को देखने लगता है। जब उसे फेडल नहीं दिखाई पड़ता
तो चुपके से बाथरूम के अंदर जाता है जहाँ पर पहले से ही कैंट मौजूद होता है। तो यहाँ पे बिजन कैंट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें मेरे भाई से डर नहीं लगता। तो कैंट उससे कहता है कि तुम्हारी ये जगह पूरी तरीके से कस्टमर से भरी हुई है, मुझे डर है कि तुम्हारे भाई के पास इतना समय नहीं होगा कि वो आकर मेरा वेलकम करे। तो बिजन उससे कहता है कि किसको पता, शायद फेडल यहाँ पर आ ही जाए। और फिर यहाँ पर ये लोग बातें करते हुए एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो कैंट होता है वो उससे कहता है कि मेरे दोस्त को तुम्हारे भाई पर लाइन मारने के लिए उसको तुम्हारे भाई की कुछ डिटेल चाहिए, लाइक वो दिन भर में क्या करता है, ताकि मेरे दोस्त को कोई मौका मिल सके तुम्हारे भाई फेडल के करीब जाने का, और इस तरीके से हम दोनों भी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो उसको मक्खन लगा रहा होता है। यहाँ पर कैंट बेजोन को किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाथरूम में किसी के एंटर करने की आवाज़ आती है और तभी जो फेडल होता है वो बेजोन को आवाज़ लगाने लगता है, बेजोन बेजोन तुम कहाँ पर हो। फेडल की आवाज़ सुनते ही बेजोन जो होता है वो कैंट का मुंह बंद कर देता है और उसको चुप रहने के लिए इशारा करता है, और फिर अंदर से ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, और वो उस तरीके से आवाज़ निकालता है। उसकी आवाज़ें सुनने के बाद फेडल उसे कहता है ठीक है तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करके बाहर आओ, क्योंकि बाहर बहुत सारे कस्टमर्स हैं। और फिर यहाँ पर बेजोन जो होता है वो फेडल के जाने का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर फेडल जैसे ही बाथरूम से निकलता है बिजन कैंट से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आ सकते, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हम लोग बाहर ही कहीं पर मिला करेंगे। और तभी यहाँ पर कैंट फिर से झूठे प्यार का दिखावा करते हुए बिजन के पास आता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा समय बिताने के लिए वेट नहीं कर सकता। फेडल की बात सुनकर बिजन स्माइल करता है, कहते हैं ठीक है मैं जल्द ही मिलने का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर यहाँ पर जो बिजन होता है वो चारों तरफ देखता है, और जब उसको लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं देख रहा तो वो सीक्रेट तरीके से सुरक्षित कैन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में बेजन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोरों से फेडल के रूम का दरवाजा खटखटा रहा होता है और फेडल को आवाज़ लगा रहा होता है। तभी फ्रस्ट्रेटेड होकर फेडल बाहर आता है, उससे पूछता कि क्या है, तो इतने जोर जोर से मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो। तो यहाँ पे बेजन फेडल को अपने आईपैड में एक फ़ोटो दिखाता है। उस आईपैड की फ़ोटो को देखकर फेडल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये हमारे साथ किसने किया। एक्चुअली उस आईपैड की फ़ोटो में स्प्रे से गाली लिखी हुई होती है। फेडल बेजोन से पूछ सकता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है, वैसे तुम्हें ये फोटो कहाँ पर मिली। और यहाँ पर बेजोन उसके बारे में सोचने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि बेजोन ने खुद स्प्रे से ये गाली अपने बर्गर जॉइंट के डोर पर लिखा हुआ होता है। तो बेजोन बात को पलटने के लिए उससे कह देता है कि किसी ने इसको हमारे रेस्टोरेंट के इनबॉक्स में भेजा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये आसपास के बच्चों की शरारत है। मैं कुछ दिनों से इस एरिया के बच्चों को अपने बर्गर जॉइंट के आसपास ऐसे घूमते हुए देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें उन्हें कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे फेडल कहता है ठीक है चलो चलते हैं और उन बच्चों को सबक सिखाते हैं। ये सुनते ही जो बेजोन होता है वो फिर से ड्रामा करता है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने का। तो फेडल उसे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो बेजोन से कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़ोरों की दर्द हो रहा है। तो फेडल से कहता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बाद में बच्चों को सबक सिखाएंगे। तो बेजोन से कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा आराम करूँगा और फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। तो फिर फेडल अकेले ही बच्चों को सबक सिखाने के लिए जाता है और जैसे वो दरवाज़ा बंद करता है बेजोन बीच में अपना पैर लगा लेता है ताकि दरवाज़ा लॉक ना हो। फेडल के जाने के बाद बेजोन चुपके से उसके कमरे में जाता है ताकि वो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट सीन में बेजोन को दिखाया जाता है जो कि कैंट को फेडल के दिन में जो भी वो काम करता है उसको एक कॉपी में ड्रा करके दे देता है, वो भी टाइम के साथ। जब कैंट बेजोन से कहता है कि तुम्हारी आर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वैसे क्या तुम्हारा भाई इतना सारा काम एक दिन में करता है। तो बेजोन से कहता है कि हाँ मेरा भाई हर एक चीज़ प्लान करके करता है, चाहे वो दिन का हो, महीने का हो या 1 साल का हो। तुम्हारे फ्रेंड को ये अपने दिमाग में रखना होगा कि उसे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही उसके सामने जाना है, जैसे कि मैंने उसमें लिख कर रखा है, नहीं तो तुम्हारा फ्रेंड फेडल को मिस कर देगा। तो कैंट उसे कहता है ठीक है मैं उसको बता दूंगा, वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बेजोन कैंट से कहता है कि अपने दोस्त को साफ साफ एक वार्निंग दे दो, अगर फेडल को पता चल गया कि वो वहाँ पर उसे पटाने के लिए जा रहा है तो फेडल उसको गायब कर देगा, क्योंकि फेडल बहुत ज़्यादा नोटोरियस है। तो यहाँ पे कैंट कहता है कि मैं अपने फ्रेंड पे भरोसा कर सकता हूँ, वो अपना काम जल्दी खत्म कर देगा। कह रहे सब छोड़ो और चलो अपने बारे में बात करते हैं। तो तुमने हमारे साथ रहने के बारे में क्या सोचा। तो बेजोन से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे हो। तो कैंट से कहता है कि और भले मैं क्या ही बोल सकूंगा। तो बेजोन से कहता है कि बिल्कुल भी समझ सोचना, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तुमने मेरे फ्रेंड को अपने भाई को पटाने के लिए एक मौका दिया, क्या ये इस चीज का सिंबल नहीं है कि तुम कुछ और चाहते हो, मतलब तुम साथ में रहना चाहते हो। बेजोन से कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि फेडल कहीं किसी के साथ सेट हो जाए ताकि मैं भी अपनी जिंदगी आराम से जी सकूं। और हाँ ये तो सोचना मत कि मैं और तुम, हमारे और तुम्हारे बीच सब चीज़ें कैजुअल रहेंगी, और इसको कैजुअल ही रखना। तो कैंट से कहता है कि मैं कुछ भी कैजुअल नहीं चाहता, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ।
तो बेजन उससे कहता है कि हम अपनी पहली ही रात में यानी पहले ही दिन बेड पे पहुंच गए थे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हो जाऊं, कैसे? तो पे कैंटो से कहता है कि मैंने उस रात के बाद से ही रैंडम हुकअप करना बंद कर दिया है, मैं बस तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता हूँ। और फिर मैं उसके भाई बेब को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से अपने भाई और इस दोनों की बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पे मेन मोटो ये है कि कैन जो था वो बार बार बेजोन को फांसने की कोशिश करता है, लेकिन बेजोन उसके जाल में नहीं फंसता और उससे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कैन को दिखाया जाता है जो कि बेजोन की दी हुई डायरी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई बेब आता है और कहते हैं कि क्या आपका रेगुलर कस्टमर चला गया? मुझे कुछ ऐसा शक हो रहा है कि वो आजकल कुछ ज़्यादा रेगुलर आ रहा है और आप दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब है। तो कैन से कहता है तुम अपने भाई की ताकाझाकी करते हो क्या? तो बेब कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और मैंने आप लोगों की बातें सुनी, तो उसने आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मना कर दिया है ना? तो यहाँ पे जो कैंटो तरफ से कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे पास कुछ आइडिया हो तो तुम दो। तो यहाँ पे बेब जो था उसको आइडिया देता है, वो उससे कहता है कि आपको उससे ये जताना चाहिए, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, वो आपके लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है और सर की दुनिया भर की चीज़ें बताता है। तो अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद कैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो कैसे बेजोन को फिर से अपने प्यार के जाल में फांस सके। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि वो बुक लेकर ग्राउंड में पहुंच जाता है मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, और हमें दिखाया जाता है फेडल को जो कि अपनी वॉक के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, वार्म अप कर रहा होता है। यहाँ पे स्टाइल फेडल को देख के बहुत सा स्मेल करता है, घूर घूर के देख रहा होता है। तभी उसके पास जाता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग डियर फेडल। स्टाइल को देखने के बाद फेडल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो स्टाइल कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं पास में रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना चाहता हूँ और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अकेले जॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा लोनली है, तुम्हें नहीं लगता क्या? और इसीलिए क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तो फेडल उससे कहता है कि ये जॉगिंग है, बैडमिंटन नहीं, तुम ये अकेले भी कर सकते हो। तो स्टाइल उससे कहता है कि लेकिन कुछ चीज़ें साथ में करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्टाइल की बात सुनने के बाद फेडल जो होता है अपने ड्रिंक का बॉटल ओपन करता है। फेडल को ऐसा करते हुए देखकर स्टाइल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ये क्या करो, तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम मुझ पर फिर से पानी फेंकने वाले हो? स्टाइल की बात सुनने के बाद फेडल स्माइल करता है और उससे कहता है डर गए क्या? तो स्टाइल उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस आज भीगना नहीं चाहता। तभी फेडल उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उससे कहता है कि अगर अगली बार तुमने मेरा पीछा किया तो इतना याद रखना कि तुम सिर्फ भीगोगी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो यहाँ पे स्टाइल बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, क्या करोगे, क्या कर लोगे तुम मेरा? तो जो फेडल होता है उसके बहुत से करीब जाता है और उसके पैर पे जोर से अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से स्टाइल का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। पर फिर यहाँ पे फेडल बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुआ रनिंग के लिए जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आओ और मुझे पकड़ लो। और यहाँ पर स्टाइल अपनी चोटिल पैर के साथ बहुत ज़्यादा करा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फेडल जो था वो रनिंग कर रहा होता है। तभी स्टाइल की आवाज़ आती है, FADEL फेडल, फेडल, FADEL फेडल, फेडल तुम कर सकते हो, फेडल चीयर फॉर फेडल, ऐसे मतलब चिल्ला रहा होता है, फेडल को बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहा होता है। स्टाइल की इस हरकत से सब लोग फेडल को घूर घूर के देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से फेडल इनसिक्योर फील करता है और फिर वो स्टाइल को नेगलेक्ट करता हुआ फिर से रनिंग करने लगता है और स्टाइल यहाँ पे कंटिन्यू फेडल फेडल ऐसे चिल्ला रहा होता है। सो फ्रेंड, ये पार्टी पे खत्म होता है। सो फ्रेंड, यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करने का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन आफ्टर एग्जामिनेशन आपको कंटिन्यू सारे वीडियोस मिल जाएंगे।